मेरा नाम अक्षय अग्रवाल है। मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2018 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 43 प्राप्त की थी। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था और चूँकि मेरा रैंक 43 था, मुझे मेरी फर्स्ट प्रेफर्ड सर्विस जो कि आईएएस वो मिली। अ, उसके बाद जैसे आप सब लोग जानते होंगे, आईएएस की 2 साल की ट्रेनिंग होती है। तो 2 साल की ट्रेनिंग अभी ख़त्म करने के बाद मैंने पिछले महीने में ही उड़ीसा इस कैडर में मैंने जॉइन किया है एज़ अ सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट। तो मेरा बैकग्राउंड यदि मैं बताऊँ तो मैंने मेरी पढ़ाई महाराष्ट्र के एक शिरपुर नाम का एक छोटा-सा टाउन है, वहाँ से 12वीं तक की पढ़ाई की है। उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग की है पुणे से और फिर मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में और उसके बाद मैंने ये परीक्षा दी है। थोड़ा-सा मुझे वर्क एक्सपीरियंस भी रहा है यूपीएससी एग्ज़ाम देने से पहले। मैंने प्राइवेट कंपनी में भी जॉब किया है और थोड़ा-सा रिसर्च में भी काम किया है। तो अभी मैं आपको थोड़ा-सा शुरू में पहले ये बताऊँगा कि मेरी यूपीएससी जर्नी किस तरह से रही है। लेकिन उसके पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो आज मैं जिस चैनल पे बात कर रहा हूँ, ये यूपीएससी टाइम चैनल है और ये चैनल का जैसे मैं देख रहा हूँ फॉलोअरशिप बहुत ज़्यादा है, बढ़ रही है और बहुत से एस्पिरेंट्स को जो यूपीएससी की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको ये हेल्प कर रहा है। तो मैं भी इसी चैनल से आज जुड़ा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप सब लोगों से जुड़ पा रहा हूँ इस माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं मेरा यूपीएससी जर्नी के बारे में ब्रीफ में बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, तो मैंने तकरीबन 8 से 10 महीने पढ़ाई की है इस एग्ज़ाम के लिए। चूँकि मैं जॉब कर रहा था शुरू के 6-8 महीने, वो भी जो जैसे मैंने कहा कि मैं रिसर्च में था, तो उस समय पे मैं इंडिया में नहीं था, मैं सिंगापुर में जॉब कर रहा था। मैंने मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी वहीं से की है और उसके बाद में मैंने मेरा जॉब जो था वो भी वहीं से किया है। सो आई स्टार्टेड माय स्टडीज़ व्हेन आई वाज़ वर्किंग देयर एज़ अ रिसर्चर। Then, after 6 months of my preparation, I felt कि मुझे शायद फुल टाइम अब देना चाहिए इस एग्ज़ाम को, तो मैंने वहाँ से मेरे जॉब को रिज़ाइन करके मैं इंडिया आ गया और इंडिया में मैंने प्रीलिम्स के तकरीबन 3 महीना पहले मैं आया था और 3 महीना मैंने पढ़ाई की और उसी तरह से बस आगे एग्ज़ाम के साथ-साथ भी पढ़ाई चलती रही। तो मेरी यूपीएससी एग्ज़ाम की जर्नी वैसे बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल नहीं है। मतलब जैसे मैंने कॉलेज के बाद में इमीडिएटली स्टार्ट नहीं की पढ़ाई या फिर कुछ गैप ईयर लेके नहीं करी। तो आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन व्हाइल वर्किंग एंड देन व्हेन आई वाज़ कॉन्फिडेंट कि मे बी आई कैन डू दिस, आई लेफ्ट माय जॉब एंड देन आई स्टार्टेड फुल टाइम प्रिपरेशन। सो इसमें अभी जैसे जब हम यूपीएससी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उसमें 3 स्टेजेस होते हैं एग्ज़ाम के, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी, मेंस एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी, इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी, ये 3 एक बहुत बेसिक प्रश्न होते हैं सभी के मन में कि ये तीनों स्टेजेस की पढ़ाई किस तरह की जाए? क्या अलग-अलग तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? कब कौन-सी पढ़ाई करनी चाहिए? किस पे कितना फ़ोकस होना चाहिए? ये सब एक बेसिक प्रश्न होते हैं जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तब। तो नेचुरल सी बात है, आप सभी के मन में भी ये प्रश्न होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी का जो सिलेबस है यदि आप देखेंगे तो मैं एनसीईआरटी के बारे में भी बताऊँगा बाद में। पहले मुझे थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड दे देने दीजिए कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू और उसका जो सिलेबस है, आप देखेंगे कि प्रीलिम्स का सिलेबस ये मेंस के सिलेबस का एक सबसेट है। जैसे मेंस में जो-जो भी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, उसी का कुछ हिस्सा प्रीलिम्स में है। प्रीलिम्स में सिर्फ थोड़ा बहुत हिस्ट्री का थोड़ा-सा ज़्यादा है, जैसे एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री, ये थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है प्रीलिम्स में।
अदरवाइज़ मेंस में मिडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री इतना एक्सपेक्टेड नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीलिम्स के सिलेबस से मेंस का सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, उसमें टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। कुछ-कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल एक्सक्लूसिवली मेंस में होते हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, तो ये और एथिक्स जो कि पूरा जीएस 4 का पेपर होता है। तो मेंस के कुछ-कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेंस के बारे में होते हैं, और प्रीलिम्स का मोर और लेस सिलेबस मेंस का सिलेबस से मिलता है। तो शुरू में जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, मतलब जब स्ट्रेटेजी हम अपनाते हैं, तो उस टाइम पे ऐसा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ऐसा तीनों का अलग अलग बोल के हम पढ़ाई नहीं करते हैं। जनरली एक कॉमन पढ़ाई होती है शुरू के 4-5 महीने। तो उस दौरान जैसे आपको एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का आपको पढ़ाई करनी है जो कि आपको सिर्फ मेंस में काम आता है। लेकिन साइड बाय साइड जो जीएस के पोर्शन होते हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, सो ऑल दिस सब्जेक्ट्स दीज आर कॉमन फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं इनकी हमको शुरू में शुरू में साथ में पढ़ाई करनी है, बोथ प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से। तो साथ में पढ़ाई करनी है, मतलब शुरू में तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि इन सब सब्जेक्ट में दिया क्या गया है, उसके मतलब जो भी बुक्स रिकमेंडेड होती है। आपको यदि बुक्स जाननी है कि कौन कौन सी बुक्स कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए फॉलो करनी है, तो मैंने उसका बहुत ही डिटेल में विश्लेषण किया है मेरे ब्लॉग के ऊपर। तो आप यदि मेरे नाम से अक्षय अग्रवाल आईएएस ब्लॉग यदि आप गूगल करेंगे तो आपको मेरा ब्लॉग मिल जाएगा। मेरे ब्लॉग का नाम है इंडिया राइजिंग। उसके ऊपर सेक्शन वाइज मैंने सारा सब कुछ डाल रखा है कि कौन से टॉपिक के लिए कौन सा बुक फॉलो करना है। आप किसी दूसरे टॉपर के भी बुक लिस्ट फॉलो कर सकते हैं, बट मोर और लेस सभी का बुक लिस्ट सेम ही होता है। फिर एक बार आपने बुक लिस्ट डिसाइड कर लिया तो उसके बाद में, जैसा मैं कह रहा था कि प्रीलिम्स और मेंस का एक इंटीग्रेटेड वे में प्रिपरेशन शुरू में हम लोग करते हैं। बेसिक जनरल स्टडीज़ की जो बुक्स है, पहले उसको फर्स्ट रीडिंग देनी होती है, उसको समझना होता है। और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम सेल्फ स्टडी से समझ सकते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें नहीं समझ में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है आपके ग्रेजुएशन में, तो हो सकता है आपको इकोनॉमिक्स समझ में ना आए। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है आपको पॉलिटी समझ में ना आए, हो सकता है आपको ज्योग्राफी समझ में ना आए। तो वो आपको आपसे खुद से देखना है कि कौन सा टॉपिक आपको खुद के पढ़ने से समझ में आ रहा है, और कौन सा टॉपिक आपको समझने में दिक्कत हो रही है। तो जो टॉपिक समझने में दिक्कत होती है वो बेसिकली आजकल उसके 2-3 माध्यम हैं। जैसे सबसे पहले तो आजकल यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोस हैं। तो जैसे ज्योग्राफी के यूट्यूब के काफ़ी वीडियोस हैं, हिस्ट्री के यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। यदि आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो ये वीडियो देख के भी आप समझ सकते हैं। उसमें बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाया होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया होता है, तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद में ये होने के बाद कुछ सिलेबस ऐसा होता है कि जो आपको खुद से समझ में आता है, तो आप वो खुद होके पढ़ सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोचिंग की आवश्यकता है, आपको खुद से नहीं समझ में आ रहा है, या आप खुद को डिसिप्लिन नहीं कर सक रहे हैं, आप एक जगह पे बैठ के 5-6 घंटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे कोई टीचर चाहिए, मेंटर चाहिए, या फ्रेंड का एक ग्रुप चाहिए जो आप साथ में बैठ के पढ़ें, तो उस केस में आप कोचिंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन कोचिंग के मैं बताना चाहूँगा, आप सब जानते भी होंगे कि उसकी फ़ीस बहुत हाई होती है, और हर कोई मध्यम वर्गीय या साधारण बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे हम लोग ऐसी कोचिंग हम जॉइन नहीं कर सकते। तो उस केस में मैं ये रेकमेंड करना चाहूँगा कि आपको, यदि आप पहले देख लीजिए कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको ज़रूरी है। ऑनलाइन भी बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल होते हैं, तो सोशल मीडिया का, यूट्यूब का और ऑनलाइन रिसोर्सेज का बहुत अच्छी तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं प्रिपरेशन में। फिर एक बार ये इंटीग्रेटेड अप्रोच में आप जब बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, जो कि मेंस और प्रीलिम्स के लिए कॉमन है, और साथ ही साथ आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी तैयारी हो जाती है। उसके बाद में 1-2 महीने में आपको ये करना है कि आपके जो मेंस के एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने बताया था डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, तो ये सारी चीज़ें आपको उसके बाद में 1-2 महीने में ये सब ख़त्म करनी है, जो सिर्फ़ और सिर्फ मेंस में आती है।
उसके बाद प्रीलिम्स के तकरीबन 4 महीने पहले आपको फिर से जनरल स्टडीज़ पे शिफ्ट होना है, जो कि प्रीलिम्स का पार्ट है। उसका रिवीजन स्टार्ट करना है, पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। आपको मतलब हो सके तो कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन प्रीलिम्स के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि 15,000 20,000 रुपये भर के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल ऑनलाइन और इवन मार्केट में काफ़ी ज़ेरॉक्स की दुकान पे आपको पेपर मिल जाते हैं, तो आप वो ख़रीद के घर पे भी बैठ के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और टेस्ट सॉल्व करने के बाद में उसका मॉडल आंसर ज़रूर देखना है, एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ना है, और कांस्टेंट आपको प्रैक्टिस करनी है बेसिकली प्रीलिम्स के लिए डिफरेंट। तो मैं जनरली मैं एक फ़ॉलो करता था कि मैं मतलब मेरा पूरा सिलेबस ख़त्म होने के बाद में तकरीबन हर दिन कम से कम 50 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँ। तो आप भी ये टारगेट रख सकते हैं कि हर दिन आप कम से कम 50 प्रश्न सॉल्व करें अलग अलग टॉपिक पे। तो और आपको टारगेट रखना है कि एग्ज़ाम के पहले, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पहले आपको तकरीबन 5,000 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मतलब एक क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको तकरीबन 50 मिनिमम प्रश्न पत्रिका आपको सॉल्व करनी है। इस तरह से प्रीलिम्स हो गया। फिर प्रीलिम्स होने के बाद में आप चाहे तो 3-4 दिन का रेस्ट ले सकते हैं, और फिर इमीडिएटली आपको मेंस में स्विच होना है। अब मेंस में स्विच होना है मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट और मेंस से रिलेटेड जीएस ये सब कुछ एक बार पढ़ रखा है। फिर पढ़ रखा है तो अभी आपको बेसिकली उसका रिवीजन करना है, आपको आंसर राइटिंग करनी है। मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको एक्सक्लूसिवली 3 महीने का समय मिलता है। यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तकरीबन 3 महीने का गैप रखती है। तो ये 3 महीने के गैप में आपको आंसर राइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ये मेंस के लिए मैं फिर मेंस होने के बाद में जैसे इंटरव्यू आ जाता है, इंटरव्यू के लिए भी आपको अगेन 2-3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। जैसे एक तो आपका डैफ हो गया, जो आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें आपकी हॉबीज़ आप क्या लिखते हैं, उसके अंदर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ता है। और साथ ही साथ न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब थ्रू आउट जब आप शुरू करते हैं तब से लेके तो इंटरव्यू ख़त्म होने तक आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे मेंस एग्ज़ाम के आप 15-20 दिन पहले पढ़ना छोड़ सकते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम के भी 15-20 दिन पहले आप पढ़ना छोड़ सकते हैं, उतना गैप चलेगा। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कोई भी न्यूज़पेपर, जैसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए द हिंदू न्यूज़ हम रेकमेंड करते हैं, और मतलब वो काफ़ी यूज़फुल भी है। और हिंदी मीडियम वालों को भी ये देखना पड़ेगा कि कौन सा हिंदी न्यूज़पेपर आपको एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वो एक बार मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी मीडियम के न्यूज़पेपर के बारे में नहीं पता है। बट बहुत से हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स भी द हिंदू पढ़ते हैं, ताकि वो थोड़े से टच में रहे चीज़ों के। बट मुझे मतलब आई एम श्योर कि हिंदी मीडियम में भी कोई न्यूज़पेपर है जो कि आपको हेल्प करेगा करंट अफेयर्स कवर करने के लिए हिंदी मीडियम में। तो ये एक है। फिर उसके बाद में न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो न्यूज़पेपर में आपको सारा की सारा आपको न्यूज़पेपर में सब कुछ नहीं पढ़ना है शुरू से लेकर एंड तक। उसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, फ्रंट पेज, आपका इकोनॉमी का पेज, जिसमें हम इकोनॉमी के बारे में होता है, एडिटोरियल होता है, ओपिनियंस होते हैं। ये बस इतनी चीज़ों के ऊपर ही आपको फोकस करना है। कभी कभी कोई न्यूज़पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर एक स्पेशल पेज आता है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है जिसके अंदर एक एक्सप्लेन पेज आता है, जिसमें कुछ पॉलिसी एक्सप्लेन की होती है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया होता है। तो सिलेबस के हिसाब से जो चीज़ें आपको फिट लगती है वही चीज़ें पढ़नी है। तो यूपीएससी में शुरू में आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 3 घंटे 4 घंटे लग रहे हैं। बट आप घबराइए मत। जब धीरे धीरे करके जब आपको प्रैक्टिस होगी न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो वो ये टाइम कम हो जाएगा, और अराउंड 1 से 1.5 घंटे में आप न्यूज़पेपर ख़त्म आपका हो जाएगा पढ़ के। तो न्यूज़पेपर को इस तरह से पढ़ना है। आपको सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये हमेशा से, और मैं सभी को कहता हूँ कि जब आप प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप पूरा सिलेबस को अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। मतलब उसका एक ज़ेरॉक्स निकाल लीजिए,
पूरे सिलेबस का, उसको अपने पास रखिए हमेशा। और जब भी टाइम मिले सिलेबस को पढ़िए, तो आप जितनी बार सिलेबस को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको मेमोराइज़ हो जाएगी चीज़ें। और सिलेबस को बिल्कुल रट लेना है, अपने माइंड में रखना है कि GS 1 में क्या है, GS 2 में क्या है, प्रीलिम्स में क्या है, GS 3 में क्या है, और आपके ऑप्शनल में क्या क्या है। तो सिलेबस का ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा यकीन मानिए ये बहुत हेल्प करता है। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, मैं कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, तो आपको तुरंत मैप होना चाहिए कि अरे ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये GS 2 का पार्ट है या GS 3 का है, उस तरह से। तो सिलेबस को ध्यान में रखना, सिलेबस याद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सब चीज़ के लिए। बहुत से लोग ये भी मतलब उनके मन में प्रश्न होता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए दिन में। तो देखिए, घंटे ऐसे कोई फिक्स नहीं होता है, कोई कोई होते हैं जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो 15-16 घंटे भी पढ़ सकते हैं। मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं थी, मैं मैक्सिमम 8 घंटा 9 घंटा पढ़ पाता था दिन में। और जब मैं पहले जॉब कर रहा था उस टाइम पे तो मैं दिन में 3 या 4 घंटे ही दे पाता था। तो इसलिए आप देखिए आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, आप कहीं और अदरवाइज़ एंगेज्ड है, तो जितना समय आप दे सकते हो उतना दीजिए। बट अराउंड मुझे लगता है कि 6 से 8 घंटे की डेली पढ़ाई सिंसियरली यदि आप करते हैं 1 साल के लिए, तो वो मोर देन सफिशिएंट होती है इसके लिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है कि NCERT कैसे पढ़े। शायद से कमेंट सेक्शन में किसने पूछा भी है कि NCERT कितनी उपयोगी है। अभी देखिए, NCERT बुक जो होती है ये बेसिक बुक होती है, जिसमें फाउंडेशन होता है सारी चीज़ों का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ। तो मैंने तो, और वो सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़नी है। तो आपको 11th और 12th की NCERT की किताब तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इकोनॉमिक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए और सोशियोलॉजी के लिए भी आप, और पॉलिटिकल साइंस, ये 5 सब्जेक्ट्स की आपको 11th और 12th की तो पढ़नी ही पढ़नी है। लेकिन साथ ही साथ ज्योग्राफी के लिए आपको 6 to 10th भी पढ़नी है, ठीक है। तो NCERT बुक्स का इस तरह से होता है कि आपको 11th और 12th की सारी पढ़नी है, फिज़िक्स केमिस्ट्री छोड़कर। आपको जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 11th-12th का पढ़ना है। और इसके साथ ही साथ आपको 6 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक की ज्योग्राफी की बुक भी पढ़नी है, क्योंकि ज्योग्राफी की बुक जनरली 6 to 12th रेकमेंडेड होती है। तो NCERT की बुक्स का ये यूज़ होता है। उसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट देखिए, जनरली रेकमेंडेड ये होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है, यदि हो सके तो उसी को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाइए, क्योंकि आपको उसका सिलेबस पता होता है, आपको चीज़ें पता होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं पहले से। यदि आपको लग रहा है कि आपका जो बैकग्राउंड है, यदि उसमें आपको नहीं इंटरेस्ट है, आपको लग रहा है कि वो नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद में आप 3-4 सब्जेक्ट देखिए UPSC की वेबसाइट पे, उसका सिलेबस देखिए। और फिर वो सिलेबस देखने के बाद में थोड़ा सा उसके बुक्स भी देखिए कि कौन कौन से बुक्स रिकमेंडेड है। थोड़ा सा 3-4 पढ़ने की कोशिश कीजिए अलग अलग बुक्स के, और फिर देखिए कि आपको वो मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या। तो यदि आपको लग रहा है तो आप वो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, ये थोड़े से पॉपुलर ऑप्शनल है, जिनकी कोचिंग भी अवेलेबल है, मार्केट में मटेरियल अवेलेबल होता है। तो जनरली बच्चे ये वाले ऑप्शनल चूज़ करते हैं। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये होती है कि यदि आपका जो बैकग्राउंड है, आपने जो अंडर ग्रेजुएशन किया है, यदि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं तो वो बेस्ट होता है। सोशल मीडिया के से कितना दूर रहना है, सोशल मीडिया को हमको किस तरह से यूज़ करना है। तो देखिए, सोशल मीडिया प्रिपरेशन के टाइम में आप जितना जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन यदि कोई करता है तो वो सोशल मीडिया ही करता है। मैंने मेरे प्रिपरेशन के टाइम में फेसबुक अकाउंट ही था मेरा, तो उस टाइम पर तो मैंने वो डिलीट कर दिया था। व्हाट्सएप से भी जितना दूर हो सके रहिए, और कोशिश कीजिए कि जितना कम समय आप सोशल मीडिया पे उसके पोस्ट देखने में, कमेंट्स पढ़ने में पास कर रहे हैं, वो कम से कम हो। सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छे कुछ चैनल्स भी होते हैं, जिससे आपको बहुत एजुकेशनल होते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है, पढ़ाई की टिप्स मिलती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें ऐसा ना हो कि आप कोई पढ़ाई का वीडियो देख रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन में कुछ अलग वीडियो आ रहा है, आप वो देखने लग गए और फिर
15 मिनट की बजाय आपका 2 घंटा कहाँ वेस्ट हो गया आपको समझ में भी नहीं आया। तो उस तरह से आपको खुद को कॉशियस रहना है कि सोशल मीडिया का हम मिसयूज़ ना करें, रादर कुछ अच्छी चीज़ों के लिए उसका यूज़ हो। इसके अलावा जैसे एक और होता है कोचिंग ज़रूरी है या नहीं है, ऑनलाइन करनी चाहिए को या ऑफलाइन। अभी तो कोरोना का समय चल रहा है तो इसमें बहुत से पॉसिबल नहीं हो पाता है ऑफलाइन। तो देखिए मैंने तो कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन जो यूट्यूब के ऊपर कुछ कुछ वीडियोस है वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ऑनलाइन कोचिंग के बारे में भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। लेकिन आपका मकसद ये होना चाहिए कोचिंग के पीछे कि यदि आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो बस वो समझने का आपका मकसद होना चाहिए कोचिंग। कोचिंग आपका टाइम पास का ज़रिया नहीं होना चाहिए कि दिन में आप 5-6 घंटे बस कोचिंग में जा रहे हैं, फिर खुद घर आके कोई पढ़ाई नहीं कर रहे। तो यदि वैसा हो रहा है तो वो बहुत मतलब यदि वैसा हो रहा है तो वो ठीक नहीं है। तो कोचिंग में यदि कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो सब्जेक्ट समझने के लिए या एक पढ़ाई की आदत लगाने के लिए यदि आप कोचिंग लगा रहे हैं तो देन इट इज़ फाइन। लेकिन यदि उसके अलावा यदि किसी और दूसरे अन्य रीज़न की वजह से आप कोचिंग में जा रहे हैं कि आप बस 4-5 घंटे वहाँ रह के आप कोचिंग ले रहे हैं, बाद में घर आके कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, आपके दिमाग में ज़्यादा कुछ घुस नहीं रहा है, या फिर आप बस वहाँ पे दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये चीज़ काम नहीं करेगी। आपको बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना है। देखिए मुझे एक चैट में एक फ्लैश हो रहा है कोई कि कोचिंग लेना ज़रूरी है क्या? तो कोचिंग लेना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने खुद ने कोई कोचिंग नहीं ली, लेकिन कुछ-कुछ लोगों को मतलब कुछ-कुछ लोगों को ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है। जैसे मैंने पहले कहा था शुरुआत में कि यदि आपको हिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है, आपको ज्योग्राफी नहीं समझ में आ रहा है, तो उस केस में कोचिंग किसी टीचर की मदद लेना उसमें कोई गलत बात नहीं है। यदि आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल कोचिंग लगा सकते हैं यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो। फिर जैसे पूछ रहे हैं कि 1 साल बहुत है क्या? 1 साल सफिशिएंट है क्या? मैं बिल्कुल कहूँगा 1 साल बिल्कुल सफिशिएंट है तैयारी करने के लिए। मैंने भी बिल्कुल 8 से 10 महीने की ही तैयारी की थी इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। तो तो बिल्कुल पॉसिबल है, और मेरे बहुत से जो फ्रेंड्स जो सर्विस में हैं ऑलरेडी, उन लोगों ने भी, जो मुझे पता है बहुत से लोग हैं उसमें जिन्होंने 8 से 10 महीने में, 12 महीने में, 1 साल में पढ़ाई करके उन्होंने अच्छी रैंक हासिल की है और यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया हुआ है, इसलिए इकोनॉमिक्स ही मैंने चुना, और मुझे अच्छा भी लगता है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, तो मैंने इसीलिए वही चूज़ किया था। फिर बाद में नोट्स मेकिंग के ऊपर भी एक क्वेश्चन होता है बहुत लोगों का कि नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स का कितना उपयोग करना है। देखिए नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है, तो नोट्स बनाना बहुत क्रूशल हो जाता है, क्योंकि जब आप रिवीजन के लिए जाते हो तो उस टाइम पे आप सारे के सारे टेक्स्ट बुक, सारी की सारी किताबें फिर से नहीं पढ़ सकते हो, तो इसलिए नोट्स मेकिंग ज़रूरी है। अब नोट्स आपको ऐसे नहीं करना है कि यदि 1000 पेज की बुक है तो आप 500 पेजेस की नोट्स बना रहे हैं। 1000 पेज की यदि किताब है तो उसको 10% पे लाना है, मतलब उसको मैक्सिमम 100 पेजेस की आपको नोट्स बनानी है, ताकि 1000 पेज का इन्फॉर्मेशन 100 पेज में आ जाए। तो वो आपको बहुत स्मार्टली बनानी है। पहले एक बार पढ़ने में आप नहीं बना सकते, पहले एक बार पढ़िए, फिर सेकेंड टाइम जब आप रिवाइज़ करेंगे, पढ़ेंगे, उस टाइम पे अपने नोट्स बना लीजिए, और वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के। उसी तरह से करंट अफेयर्स की चीज़ों के भी आपको नोट्स बनाने हैं। जैसे कोई आर्टिकल आता है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है, कोई अच्छे बैकग्राउंड दिया है, तो उसका आप इमीडिएटली आप नोट डाउन कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों भी एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स के अंदर जैसा मैंने कहा कि आपको कम से कम 50 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, जो कि 5000 क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा मेंस के लिए भी आपको ये ध्यान में रखना है कि हर सब्जेक्ट के लिए आपको कम से कम 3-3 पेपर देने हैं। जैसे जीएस 1 के लिए 3, जीएस 2 के लिए 3, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए 3-4, पेपर 1 के लिए 3-4, पेपर 2 के लिए 3-4। इस तरह से आपको आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि उसमें हमें पता चलता है कि हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहाँ पर नहीं है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम किस तरह से हमारे आंसर को बेटर कर सकते हैं, किस तरह से और बेहतर हम लिख सकते हैं, हम लिख पा रहे हैं या नहीं 3 घंटे में 20 प्रश्न। ये सारी चीज़ें तभी आपको पता चलेगी जब आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे। तो मेंस के लिए तो फॉर्मल टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना मैं रेकमेंड करता हूँ, बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स के लिए आप आपके घर में भी क्वेश्चन पेपर लाके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको टेस्ट तो सॉल्व करनी है। पढ़ाई में मन कैसे लगाना है, तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको आपका एक टाइम टेबल बनाना है। कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ही हैप हैज़र्ड तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं। जैसे आज मैंने हिस्ट्री की किताब उठा ली, फिर 2 दिन हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर मन नहीं लगा मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने ज्योग्राफी उठा लिया। तो इस तरह से यदि आप हैप-हैज़र्ड वे में यदि आप पढ़ाई करेंगे तो एक पॉइंट के बाद में आपका मन नहीं करेगा करने का। तो इसके लिए मैनेजमेंट प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जब आपकी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो शुरू में जैसा मैंने कहा, आप पहले सिलेबस रट लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद में बुक लिस्ट बना लीजिए। बुक लिस्ट बनाने के बाद में आप प्लान बनाइए कि मुझे इस तरह से इस समय तक, इस हफ्ते में, इस महीने में ये ख़त्म करना है, मैं इस दिन ये पढ़ूँगा, इस दिन ये पढ़ूँगा। इस तरह से यदि आप आपका प्लान कर रहे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाई में मन लगा रहेगा, क्योंकि आपको डेली एक अचीवमेंट की फीलिंग होगी। जैसे आपने आज सोचा है कि आज मैं हिस्ट्री का एक चैप्टर ख़त्म करूँगा, और यदि आपने वो चैप्टर ख़त्म कर दिया तो आपको वो इंटरेस्ट रहेगा पढ़ाई में। आपको लगेगा कि मैंने आज कुछ अचीव किया है, मैंने आज मेरा टारगेट मीट किया है। तो उसी तरह से आपको टारगेट बनाना है, टाइम मैनेजमेंट करना है और वो करना है। इसके अलावा मैं कहता हूँ कि जनरली आपको आपका एक मन के शांति के लिए, पीस के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, कभी कभी टेंशन भी आता है, बहुत पढ़ाई हो जाती है तो थोड़ा सा दिमाग भी चकरा जाता है। तो आपको थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप डेली थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं, आधा घंटा जॉगिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं या घर में कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रिपरेशन के टाइम में। आप इसको बिल्कुल अपनाइए, अपने एक ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ये आपको पता नहीं चलेगा, बट ये आपको एक तरह से अंदर ही अंदर आपको हेल्प करते रहेगी। तो आई थिंक मेरी तरफ से जो मुझे मतलब मुझे लगे कि ये प्रश्न आप लोगों के हो सकते हैं, वो मैंने एक मेरी तरफ से आपको सुओ मोटू कहा है। अब मैं कमेंट सेक्शन में जाऊंगा, और कमेंट सेक्शन में जाने के बाद में मैं देखता हूँ कि आप लोगों के क्या क्या प्रश्न हैं, और मैं उन प्रश्नों का मैं अब जवाब दूंगा। सेल्फ स्टडी से हो सकता है क्या क्लियर? तो बिल्कुल सेल्फ स्टडी से हो सकता है। ये मैंने मेरे वीडियो में भी कहा है कि मैंने भी सेल्फ स्टडी से ही क्लियर किया है। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है किसी सब्जेक्ट में, तो आप उसमें दोस्त की हेल्प ले सकते हैं, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं। उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कोचिंग दोस्तों के साथ में आपको मिनिमम समय गुजारना है, आपको मैक्सिमम समय खुद के साथ ही गुजारना है इस पढ़ाई में। तो सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि जब तक चीज़ें आपके अपने दिमाग में नहीं होगी, आपको नहीं समझ में आएगी, आप इस एग्ज़ाम में नहीं अटेम्प्ट कर सकते क्वेश्चन। तो वो बहुत ज़रूरी है। हिंदी मीडियम में रैंक आ सकती है क्या? देखिए, हिंदी मीडियम में रैंक आती है। अभी बहुत से लोग हिंदी मीडियम को प्रेफर नहीं करते, इसलिए आपको लिस्ट में ज़्यादा नाम नहीं दिखेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम में बिल्कुल रैंक आती है। मैंने कई आईएएस देखे हैं जो हिंदी मीडियम में अच्छी रैंक लाते हैं और आईएएस भी बनते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी जैसा मैंने बताया 6 to 12 ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और 11th और 12th के तो सारे सब्जेक्ट्स की ज़रूरी है। उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, और शुरू में आपको एनसीईआरटी से ही शुरुआत करनी है। एक ने पूछा है कि कोचिंग के नोट्स ले या नहीं। देखिए, कोचिंग के नोट्स जैसे मार्केट में जहाँ तक मुझे पता है कुछ कोचिंग के नोट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो नोट्स बहुत ज़्यादा कभी कभी मोटी मोटी किताबें होती है, होता है उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है। तो जैसे मैंने मेरे ब्लॉग के ऊपर, जैसा मैंने उसका मेंशन किया था, मेरे ब्लॉग के ऊपर मैंने लिखा है कि कौन से कोचिंग के नोट्स कौन से टॉपिक के लिए आपको यूज़ करने हैं। जैसे मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक कोचिंग के नोट्स यूज़ किए थे, उसके बाद में सोसाइटी पार्ट के लिए कोचिंग के नोट्स यूज़ किए थे। तो आपको बहुत ही सिलेक्टिवली यूज़ करना है, ऐसे नहीं कि आपको हर सब्जेक्ट के लिए आपको कोचिंग के नोट्स यूज़ करना है। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कोई मटेरियल ठीक से नहीं है एक जगह पे, तो वहाँ पे आप एक कोचिंग के नोट्स फॉलो करिए, आपका वहाँ से काम बन जाएगा। लेकिन जो सब्जेक्ट
है जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब जहाँ पे आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या दूसरे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, वहाँ पे आपको कोचिंग के नोट्स लेना ज़रूरी नहीं है। डेली 1 क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं तो ये कहूँगा आप आपका सिलेबस ख़त्म करिए, आप पहले चीज़ों को अच्छे से समझिए, उसके बाद में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। आप यदि डेली एक आंसर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इंटरव्यू का कुछ बताएं तो देखिए, इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका डैफ, आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आपका एजुकेशन, आपकी नौकरी, आपके एम्प्लॉयमेंट, आपका हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट, आपके मेडल्स, सबके बारे में लिखा होता है। तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जानी है, उसमें क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं वो सब कुछ देखना है। न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस आते हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है बोलने की। तो उसके लिए मॉक इंटरव्यूज़ देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इंटरव्यू के लिए इतना ही है, आपको कोई स्पेसिफिक किताब नहीं पढ़नी है, आपको फोकस करना है आपकी ओन पर्सनालिटी के ऊपर और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर और न्यूज़पेपर के ऊपर। बुक लिस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, मैंने मेरे ब्लॉग पे डाल रखी है, बहुत लंबा सिलेबस है, तो आपको टॉपिक वाइज बुक लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी, आप प्लीज़ वहाँ पे देख लीजिए। तो आई थिंक मैंने जितने भी प्रश्न हैं मुझे लगता है मैंने उनके जवाब दे दिए हैं। और इसके अलावा यदि मुझे बोला गया था कि मुझे यदि आपको कोई टिप्स देनी है तो मैं दे सकता हूँ। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो यूपीएससी के एग्ज़ाम आपको ध्यान में रखना है कि एक बहुत ही लंबी प्रोसीजर होती है। जैसे आप पहले तो 8-9 महीने, 10 महीने, 12 महीने आप पहले पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में भी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये 3 स्टेज आपके तकरीबन 1 साल पूरा खा जाते हैं। तो बहुत ही 2 साल का एक क्रूशल समय होता है वो आपकी ज़िंदगी का। उस टाइम में आपको ये इंश्योर करना है कि आपका एक मेंटल पीस, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको मेंटेन करना। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, उनका मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो आपको फिज़िकली और मेंटली फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने कहा कि रेगुलरली वर्कआउट, मेडिटेशन, ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ये एग्ज़ाम के अंदर चूँकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, आपको किसी भी सब्जेक्ट को लेकर इमोशनल नहीं होना है। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आपको यदि हिस्ट्री अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है कि हिस्ट्री को ही आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स को आप नहीं पढ़ रहे हैं, उसको नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आप कितना समय किसको दे रहे हैं, उससे आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यूपीएससी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव रहना, यूपीएससी एग्ज़ाम में एक थोड़ा सा, हाँ, डिटैच रहना सिलेबस से सबसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इमोशनल नहीं होना है। और ये जब आप आंसर राइटिंग भी करते हो उस टाइम पे भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई कोई टॉपिक ऐसा होता है जो हमको बहुत पसंद है, तो हम उसके आंसर लिखने में हम 10-15 मिनट वेस्ट कर देते हैं। तो वैसे नहीं करना है। आपको हर आंसर लिखने के लिए एक एलोकेटेड टाइम होता है। जैसे 10 मार्क का यदि क्वेश्चन है तो 7 मिनट्स, 15 मार्क का क्वेश्चन है तो 9 मिनट्स। इस तरह से यदि आप आपका टाइम डिवाइड करते हैं तो आप 3 घंटे में 20 क्वेश्चन कवर कर पाते हैं। लेकिन यदि आप मानिए कि आप एक प्रश्न के पीछे 15 मिनट यदि डाल रहे हैं, तो आपका डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चन आप ब्लैंक छोड़ के आएंगे। तो ये नहीं करना है। तो बेसिकली 2 चीज़ें हैं कि आपको एक तो सिलेबस के साथ में इमोशनल नहीं होना है कि सब्जेक्ट को लेकर, और आंसर राइटिंग के टाइम पे भी आपको ये नहीं करना है कि मुझे ये टॉपिक अच्छे से आता है तो मैं उसमें मैं ज़्यादा समय दूँ। आपको कोशिश करनी है कि आप सारे प्रश्न अटेम्प्ट करें, पूरा सिलेबस कवर करें। प्लीज़ डोंट लीव एनीथिंग ब्लैंक, एनी आंसर ब्लैंक। आप जो कुछ भी पता है वो लिख के आइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और पूरा सिलेबस कवर कीजिए पढ़ाई के टाइम पे। बहुत लोग होते हैं जो सोशियोलॉजी छोड़ देते हैं, इकोनॉमी छोड़ देते हैं, ज्योग्राफी छोड़ देते हैं। ये गलती नहीं करनी है। आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। और ध्यान में रखिए कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है। इससे आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में आपको कोई एक करियर चॉइस है। ये कोई आपके ज़िंदगी मौत का सवाल नहीं है। तो उसको भी उस पर्सपेक्टिव में ही देखिए। एग्ज़ाम यदि आपकी क्लियर होती है तो बहुत अच्छी बात है। यदि किस कारण से नहीं हो पाती है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो पहली बारी में नहीं हो पाते, दूसरी बारी में नहीं हो पाते, पर तीसरी चौथी बारी में बहुत अच्छी रैंक लाते हैं। तो एक कंटिन्यूस अपने आप को अंदर से मोटिवेट करके रखना, अपना फिजिकल मेंटल हेल्थ मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको खुद का ख्याल रखना है और ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ये आपकी ज़िंदगी नहीं है। इसमें यदि आप
फ़ेल भी होते हैं तो आप ज़िंदगी में फ़ेल नहीं हुए हैं। तो आपको ये बात कॉन्स्टेंटली आपको माइंड में रखनी चाहिए और उसी पर्सपेक्टिव में पढ़ाई करनी है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो पे लाइव आने के लिए, मुझे सुनने के लिए और मुझे आज बहुत खुशी हुई कि मैं आप लोगों से आज जुड़ा और मैंने मेरी स्ट्रैटेजी शेयर की। जो भी मुझे आपसे बताना था वो मैं बता पाया। यूपीएससी टाइम का बहुत-बहुत थैंक यू और हैव अ गुड इवनिंग। बाय-बाय। ऑल द बेस्ट।